तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का विराम चिन्ह। आज हम लोग इस वीडियो में विराम चिन्ह के जितने भी भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमने पूरे अच्छे से नोट्स को तैयार किया है। यदि अगर आप लोग पूरे अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन यदि अगर मिलेगा तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपका विराम चिन्ह। तो देखिए, विराम चिन्ह यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। तो देखिए, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना होता है। ठीक है, जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, जैसे हमसे कोई यानी कि मान लीजिए पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरा वाक्य यानी कि समाप्त हो गया। तो जब मेरा वाक्य अगर समाप्त हो जाता है तब हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे कि राम और श्याम जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप यानी यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि मेरा वाक्य क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। इसे याद रखिएगा कि पूर्ण विराम का उपयोग हिंदी में सबसे ज़्यादा होता है और यह सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इतने चिन्ह के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका है अल्प विराम। अल्प विराम जिसको यानी कि कॉमा बोला जाता है। ठीक है, अब समझिएगा अल्प विराम होता क्या है। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। क्या होता है, थोड़ा होता है। अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विराम। ठीक है, जिसे देखिए अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, तो अल्प विराम का मतलब होगा थोड़ा विराम। ठीक है, अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, इन सब के बीच में देखिए अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये सब बोलते समय आप थोड़ा देर रुक जाइएगा। जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, यानी कि थोड़ा देर रुक कर आपको, थोड़ा देर, ठीक है ना, थोड़ा देर रुक कर आपको बोलना है। तो समझ गए होंगे कि अल्प विराम का चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए आपका है उप विराम। ठीक है, तो समझिए, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उप विराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात जहाँ किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए वहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, समझिएगा कि कृष्ण के अनेक नाम। ठीक है, कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कृष्ण के अनेक नाम को दर्शाया गया है, इसीलिए यहाँ पर उप विराम का चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए कि आपका है अर्ध विराम। ठीक है, तो पूर्ण विराम से कुछ कम, पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सूर्यास्त हो गया, ललिमा का स्थान कलिमा ने ले लिया। इसका मतलब होता है कि सूर्य यानी कि सूर्य अस्त हो चुका है। अब जो वहाँ पर लाली पड़ी हुई थी वहाँ पर अब क्या हो गया, तनी काला हो गया, अंधेरा अंधेरा सा छा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो चिन्ह है इसी को कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए योजक चिन्ह। ठीक है ना, जिसको हाइफन भी बोला जाता है। तो हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे देखिए जीवन में सुख दुख,
तो यहाँ पर देखिए सुख और दुख को जोड़ा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए है कि जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। इसके बाद रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। तो यहाँ देखिए रात और दिन को जोड़ा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आपका है कोष्टक चिन्ह, ठीक है। तो वाक्य के बीच में आए शब्द अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अध्यापक क्या करते हैं, तो चिल्लाते हुए, ठीक है ना, तो उनको यानी कि कोष्टक में बंद कर देंगे। तो अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से, ठीक है। विश्वामित्र क्रोध में यानी क्रोध से कांपते हुए, ठीक है ना। तो विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए ठहर जा, ठीक है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जो है वह क्रोध से कांपते हुए बोल रहे हैं और अध्यापक जो है वो चिल्लाते हुए बोल रहे हैं। तो उन्हीं के अर्थ या पदों को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है पदलोप चिन्ह, ठीक है। तो देखिए जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़ कर लिखना हो तो लोप, यहाँ पर पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पदलोप होगा, ठीक है। पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राम ने मोहन को गाली दी, ठीक है। तो कौन कौन गाली दिया है ये तो पता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर पदलोप चिन्ह हो गया, यानी कि यहाँ का जो शब्द है वो क्या है, लुप्त है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आसमान उठा दूंगा पर डैश डैश, मतलब मैं आसमान उठा दूंगा पर मुझ में उतनी ताकत नहीं है, वो शब्द यानी कि गायब हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सब जो यानी कि पदलोप चिन्ह का जो प्रयोग होता है खास करके गाना लिखने में किया जाता है, या फिर आप जब हिंदी व्याकरण पढ़िएगा तो वहाँ पर भी, जब आप हिंदी का कहानी पढ़िएगा तो वहाँ पर भी कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए रेखांक चिन्ह। रेखांक चिन्ह क्या होता है समझिएगा। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे देखिए हम कोई यानी कि परिभाषा लिखते हैं, उसमें से यदि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछ देगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, तो पटना यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हो गया कि पटना क्या है, राजधानी है। तो पटना को क्या कर देंगे, तो रेखांकित कर देंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण शब्द को रेखांकित किया जाता है। जैसे देखिए गोदाम उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो यहाँ पर देखिए गोदाम जो उपन्यास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर गोदाम को और प्रेमचंद्र दो ही यानी कि दो जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो रेखांकित कर देंगे। यहाँ पर नहीं किया गया है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेखांक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो जब किसी अगर मान लीजिए महत्वपूर्ण अगर कोई शब्द रहता है तो उसको रेखांकित कर हम यानी कि ये बता सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। इसके बाद देखिए लाघव चिन्ह क्या होता है सो समझिएगा। किसी बड़े या प्रत शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो डॉक्टर लिखाता है वो ऐसे लिखाता है, और अगर कोई पंडित लिखता है तो ऐसे लिखता है। तो यहाँ पर जो शब्द है ये प्रतिष्ठित शब्द है, तो इसके यानी कि इसको पूरा नहीं लिखकर हम लोग क्या करते हैं, तो आगे में जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर लिख दिए और इसके आगे में क्या करते हैं, तो शून्य लगा देते हैं। तो ये यानी कि लाघव चिन्ह है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है आदेश चिन्ह, ठीक है ना। जब हम किसी चीज़ का परिभाषा देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वचन के दो भेद हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वचन के दो भेद हैं, हम ये लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम आदेश चिन्ह लगाकर, ठीक है, उनके क्या करेंगे, तो भेद को लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जब परिभाषा लिखते हैं तो इसी यानी कि आदेश चिन्ह का प्रयोग कर आगे में क्या करते हैं, तो परिभाषा लिख देते हैं। आप लोग कभी भी बराबर का चिन्ह देकर परिभाषा नहीं लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा हिंदी में खास करके। इसके बाद देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है ये क्या होता है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष विवाद विस्मय घृणा आश्चर्य करुणा भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जैसे हाय क्या हो गया, नहीं कहते हैं हाय, आहा, छी, अरे, शाबाश। तो यानी कि ऐसे वाक्य के साथ हम लोग क्या करते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए
प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? तो बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह क्या खा रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है तो इसके आगे हम क्या करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई वाक्य लिखते हैं अगर उस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो तो वहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अवतरण या उदाहरण चिन्ह क्या होता है सो समझिएगा। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल जो है कि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नहीं। तो समझिएगा यानी कि ये जो बात लिखा गया है ये तुलसीदास द्वारा ही लिखा गया है। तो यानी कि ये क्या बात बोले हैं उसको यानी कि दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं तो अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि तुलसीदास ने सत्य कहा है, तुलसीदास ने क्या सत्य कहा है तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो अवतरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पर किया गया है, आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है तो समझिएगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए मैं अपने क्लास में प्रथम आया था, मैं अपने क्लास में क्या आया तो प्रथम आया। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा गया है कि मेरा भाई भी, अब यहाँ देखिए पुनरुक्ति चिन्ह का क्या हो गया है प्रयोग हो गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वाक्य या जो शब्द ऊपर लिखा गया है, ठीक है, वही शब्द नीचे भी लिखाएगा। तो हम इस शब्द को दोबारा लिखने से क्या हो गए तो बच गए। ठीक है, तो जब किसी शब्द या वाक्य को दोबारा लिखने से अगर आपको बचना है पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर या फिर जो भी हो वो समझ जाते हैं कि जो ऊपर लिखा गया है वही वाक्य या फिर वही शब्द नीचे भी लिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह, यहाँ पर जो एस लिखा गया है आपका, ठीक है, ये एस नहीं होगा, यहाँ पर लिख देते हैं आपको इस प्रकार का होता है, सॉरी ऐसे रहता है और ऐसे होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का चिन्ह होता है जब वाक्य में किसी विशेष शब्द या उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग देखिए ओम बोलते हैं, ओम में बहुत लंबा यानी कि बहुत, अगर मान लीजिए लंबा अगर बोलना है ओम को तो यहाँ पर हम क्या करते हैं तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि ओम का जो उच्चारण हुआ है वो यानी कि लंबे समय तक हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है सो समझिएगा। तो देखिए वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छाई बुराई, ठीक है ना, तुल्यता यानी कि तुलना करना। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा तो तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करना होगा, जो कि यहाँ पर किया गया है। अच्छाई बराबर इसको बोल सकते हैं बुराई। ठीक है ना, इसके बाद देखिए हमारा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधित प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है कि श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ कि श्री राम ने क्या कहा तो निर्देश दिया गया है कि आगे देखिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका वीडियो यहीं पर अंत होता है। और जितने भी यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक है ना, वैसे तो हमने सब करा दिया जितना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टाइपिंग करने में, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।